1852 मुगल और अंग्रेजों में एक ही शहर में रहने के बावजूद भी दिलों में काफी दूरी हो गई थी। आपस में मेलजोल न के बराबर हो गया था। दिल्ली में छपने वाले दो फेमस न्यूज़पेपर, दिल्ली उर्दू अखबार और डेली गजट्स, दोनों ने जेनिंग्स की बढ़ती मिशनरी कार्रवाइयों को क्रिटिसाइज किया जाता था। दिल्ली उर्दू अखबार सच बोलने वाले शिया एडिटर मौलवी मोहम्मद वकार का था, जिसमें हमेशा दिल्ली दरबार या अंग्रेज हुकूमत के मिसकंडक्ट का जिक्र होता था। ये अखबार पूरी तरह से जफर का वफादार था, लेकिन इसमें करप्ट शहजादों और किले के मिसमैनेजमेंट की बुराई भी होती थी। जब वकार के बेटे मोहम्मद हुसैन ने पिता के न्यूज़पेपर में काम करना शुरू किया, अखबार में लिटरेचर और पोएट्री भी दिखाई देने लगी। अखबार में वो अपने उस्ताद ज़ौक़ को गालिब से बड़ा शायर बताते थे। जब गालिब को जुआ खेलने के जुर्म में पकड़ा गया था, तो इनके अखबार ने इस खबर को खूब मिर्च मसाला लगाकर छापा और उनकी काफ़ी बदनामी की। इसके अपोजिट दिल्ली गैजेट अंग्रेजों की तरफ था। इसमें कभी चांदनी चौक की खूबसूरत नहरों, दिल्ली क्रिकेट क्लब की कोलकाता से हार की खबर होती, या घुड़दौड़ रेस का ऐलान। पहिए वाली गाड़ियों की दौड़ जैसी खबरें आती थीं, या कभी अफगानिस्तान, ईरान और क्रीमिया में जंग करने की खबरें होती, या होते अंग्रेजों के लिए एडवर्टाइजमेंट। इस न्यूज़पेपर में दिल्ली के बारे में बहुत कम बात होती थी। 1850 के बाद अगर इसमें किसी हिंदुस्तानी की चर्चा की भी जाती, तो उन्हें लोकल या ब्लैक पीपल लिखा जाता था। 1850 में ऐसा लगने लगा था कि जैसे अंग्रेज और मुगल दो अलग अलग दुनिया में रहते हैं। सिविल लाइंस की छावनी में सुबह 3 बजे ही सायरन बजने लगता, सभी अंग्रेज तैयार होकर परेड के मैदान पर पहुंच जाते। दूसरी तरफ लाल किले में उस समय मुशायरा पूरी क्लाइमैक्स पर होता था और तवायफ के कोठों पर उनके ग्राहक आना शुरू कर रहे होते थे। सूरज निकलने के बाद अंग्रेज एक्सरसाइज करके सुबह का ब्रेकफास्ट करते, जिसमें मटन चाप, भेजे के कटलेट, बतख की ग्रेवी, तली हुई कलेजी, झाल फरेजी, मुर्ग मुसल्लम, मुर्ग मलाई होना जरूरी था। हिंदुस्तान में अंग्रेज कम से कम 6 बार खाना खाते थे। उनका कहना था कि हमारे खाने की ताकत को देखकर हिंदुस्तानी हमसे प्रभावित हैं और हमारी इज्जत करते हैं। 10 बजे तक कोर्ट में चहल पहल शुरू हो जाती। 2 चीफ मजिस्ट्रेट, जॉनसन हुंचिसोन, चार्ल्स ले बॉस और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट थियो मेटकॉफ भी अपने दफ्तर पहुंचते। दूसरी तरफ हिंदुओं के घर में आलू पूरी, मुसलमानों के घर में मटन शोरबा बनने लगता और बच्चे मदरसों की तरफ चल पड़ते, जहां उन्हें भाषा और दर्शन शास्त्र सिखाया जाता। दिल्ली के मदरसों में पढ़ने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। दिल्ली का लिटरेचर, आर्ट और कल्चर उस समय टॉप पर थे। यहाँ 6 बड़े मदरसे, 4 छोटे मदरसे होने के साथ ही उर्दू और फारसी के स्कूल भी थे और यहाँ 130 यूनानी डॉक्टर भी थे। दिल्ली की दुकानें सुबह 11 बजे से पहले नहीं खुलती थीं। जिनके पास दुकानें नहीं थीं, वो सड़क पर दुकान लगा लेते थे। सबसे बड़ी दुकानें मारवाड़ी और जैन साहूकारों की थीं। उनकी दुकानों के सामने पहरेदार खड़े रहते थे और गद्दी पर बैठे साहूकारों के पास रखे रजिस्टर में कर्जदारों का नाम होता। दोपहर में अंग्रेज फौजी अपने घर वापस आते और नहा धोकर 1-2 घंटे बिलियर्ड्स खेलकर आराम करते। किले में देर रात तक मुशायरों की महफिलों और तवायफों के नाच गाने के बाद जफर सुबह देर तक बिस्तर पर लेटे रहते। चांदी के घड़ों में पानी और टॉवेल लेकर दासियां आती और जफर के पैरों और शाही चेहरे को साफ करती। डॉक्टर चमनलाल उनके पैरों की मालिश करते। फिर हल्का सा नाश्ता बादशाह को दिया जाता। बादशाह किले का चक्कर लगाते, सलातीनों की परेशानियां सुनते और उनका इंसाफ करते। फिर दरिया के किनारे बैठकर अपनी किताब लिखते, जबकि शहजादा मिर्जा जमा बख्त को छोड़ सब शहजादे पढ़ाई लिखाई में जुट जाते थे। दिल्ली में 7 महीने गर्मी पड़ती है। गर्मी के मौसम में 3 घंटे के लिए दोपहर में सभी सड़कें डिजर्टेड हो जाती थीं। चारों तरफ हाथ के पंखे चलने की आवाजें आने लगती। हवेलियों में चिक के पर्दे गिरा दिए जाते और उन पर इत्र का पानी डाल दिया जाता। जिनके घर में बेसमेंट्स होते, वो वहां चले जाते। शाम के 5 बजे के बाद दिल्ली की लस्टफुल लाइफ फिर शुरू हो जाती। सड़कों पर पानी का छिड़काव होता। पान वाले पान बनाना शुरू कर देते। अफीम और भांग की दुकानें भी सज जाती। साथ ही सूफी मज़ारों पर भी उनकी कव्वालियां शुरू हो जाती। बरसात के मौसम में आदमियों के लिए पतंगबाजी और औरतों के लिए झूलों का अरेंजमेंट होता। बादशाह अपने कमरे से हाथियों को नहाते और लोगों को मछली पकड़ते हुए देखते और शाम को लाल किले के ऑरेंज गार्डन्स में ठंडी हवा खाने जाते। कभी कभी खुद भी मछलियां पकड़ते या फिर पतंग उड़ाते। बादशाह का दिल बहलाने के लिए अक्सर गालिब को बुलाया जाता था। सूरज के डूबने के समय के साथ ही मंदिर मस्जिद फिर लोगों से भर जाते थे। पूजा की घंटियां, मस्जिदों की अजान और चर्च के गीत एक अजीब सा एटमॉस्फेयर बना देते थे। रात बढ़ने के साथ ही लाल किले में मशालें जलने लगती, शहनाई बजने लगती, जबकि अंग्रेजों के लिए ये रात के खाने का समय होता था, जिसमें वो दाल का सूप,
भुना हुआ शुतुरमुर्ग, सुअर का मांस, बतख, कबूतर, मुर्गी आदि खाते। 8 का घंटा बजता, अंग्रेज अपना हुक्का छोड़कर गुड नाइट कहते और सोने के लिए चले जाते। दिल्ली वालों के लिए ये जगने का समय होता। सड़कों के किनारे जाट, किसान, हरियाणा के गुर्जर और ग्वालों की भीड़ लग जाती, जो सूफी दरगाह पर मन्नत मांगने जाते थे। जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर कहानी सुनाने वाले तरह तरह की कहानियां सुनाते, जैसे अमीर हमजा की धार्मिक कहानियां, घरेलू कहानियां, जिन, अजगर, जादूगर, शहजादे, उड़ने वाले कालीन, जादुई बर्तन सभी शामिल थे। रात के खाने में जफर बटेर का कोरमा, हिरन का गोश्त, शीरमाल, यखनी, मछली के कबाब, सालन और कई तरह के मुगलई खाने बनवाते थे, जिनमें 25 टाइप की रोटियां, पुलाव और 35 तरह के सालन, 50 तरह की मिठाइयाँ, अचार, मुरब्बे थे, जिन्हें जाफरान और इत्र से महकते वातावरण में साजो संगीत के साथ खाया जाता था। रात में तानसेन की गजलें, सारंगी, दरबारी कहानीकारों की कहानियाँ, किले की तवायफों का नाच शुरू होता। कभी कभी जफर चांदनी में शतरंज भी खेलते। इसके अलावा जब उन्हें अकेले रहने का मन करता तो गाने वालों को उनके बेडरूम में बुलाया जाता, जो पर्दे के पीछे से गाना गाते और मालिश करने वाले उनके पैर दबाते। दोस्तों, ऐसे ही गाने वाली एक औरत जफर की आखिरी बेगम बनी, जिससे 72 साल की उम्र में जफर ने शादी की थी। उस समय शायरों का इन्फ्लुएंस बढ़ गया था। मुशायरों में शायरों को हुक्के, पान और मिठाई सब ऑफर किए जाते थे। मिर्जा फखरू मुशायरे की शुरुआत करते, जिसका एंड गालिब और जौक से होता। मुशायरा खत्म होने से पहले ही छावनी में सायरन की आवाज आने लगती थी और अंग्रेजों का दूसरा दिन शुरू हो जाता था। मुगलों और अंग्रेजों में इस बात पर डिस्प्यूट था कि वली अहद यानी उत्तराधिकारी कौन बनेगा। जीनत महल मिर्जा फखरू के अगेंस्ट थी, जिसकी वजह से इनहेरिटेंस के एग्रीमेंट पर जिन 3 ब्रिटिश अफसरों ने फखरू का साथ दिया था, मार दिए गए। सबसे पेनफुल डेथ सर थॉमस मेटकॉफ की हुई थी। डॉक्टरों का कहना था कि उन्हें जहर दिया गया था। मेटकॉफ को पहले से ही अपनी मौत का अंदाजा हो गया था। अगले एपिसोड में जानेंगे कि किस तरह शाही कॉन्स्पिरेसीज उनके जैसे चालाक अफसर की मौत का कारण बनी।